फिल्म की शुरुआत होती है रिया नाम की एक लड़की से जो एक भयानक सपना देखकर उठती है। जैसे ही वो अपने कमरे से बाहर आती है उसे स्पेस स्टेशन पूरी तरह बर्बाद हालत में मिलता है। बिजली नहीं है, चारों तरफ अंधेरा है और दीवारों पर खून के निशान हैं। स्टेशन का सिस्टम बार बार कोई चेतावनी दे रहा होता है। रिया पूरी तरह से घबराई हुई है और उसे कुछ भी याद नहीं कि ये सब कैसे हुआ। उसे एक बॉडी मिलती है जो शायद उसी के किसी क्रू मेंबर की थी, फिर दूसरी बॉडी मिलती है। वह धीरे धीरे स्टेशन को एक्सप्लोर करते हुए एक स्टैंड बाय पावर बटन तक पहुंचती है। जैसे ही वो उसे ऑन करती है दरवाजा खुलता है और वह बाहर जाती है। बाहर का नजारा चौंकाने वाला होता है। वह किसी अनजान बर्फीले ग्रह पर है जहां हल्की बर्फबारी हो रही है। वो आगे बढ़ती है तो उसे दूर एक परछाई दिखाई देती है जो बिल्कुल उसी की तरह मूव कर रही होती है। जैसे ही रिया उसे देखती है वह छाया अचानक गायब हो जाती है। रिया उसे फॉलो करती है लेकिन एक गहरी खाई में गिरते गिरते बच जाती है। तभी उसे सांस लेने में दिक्कत होती है और तेज खांसी उठती है। वो समझ जाती है कि इस ग्रह का वातावरण इंसानों के लिए पूरी तरह सुरक्षित नहीं है। किसी तरह वह वापस स्टेशन के अंदर लौटती है। इसके बाद हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें रिया और उसके साथी आदि, क्लार्क, केविन और डेविस एक साथ लंच कर रहे होते हैं। इसी से यह साफ हो जाता है कि फिल्म की शुरुआत में जो बॉडी मिली थी वे आदि और केविन की थी। इनका मिशन था ग्रह कोई 442 पर, जिसे इन लोगों ने निकनेम दिया था ऐश। इनका मानना था कि ये ग्रह अब रहने लायक हो चुका है और जल्द ही वे सब बाहर निकलने वाले थे। लेकिन इन सब के बीच कोई छिपा हुआ तनाव भी था जो ग्रुप के भीतर अनबन को दिखाता है। फ्लैशबैक के बाद हम फिर से वर्तमान में लौटते हैं जहां रिया फर्स्ट एड बॉक्स का इस्तेमाल करके खुद को थोड़ा स्थिर करती है। उसे अपने शरीर पर कई चोटें लगी होती हैं और बार बार ये सवाल सताता है कि वह कौन है। वह केविन के रूम में जाती है जहां उसे कुछ सिस्टम डेटा और खुद की एक पुरानी वीडियो मिलती है। तभी अचानक स्टेशन में मूवमेंट डिटेक्ट होता है। रिया डर के मारे एक चाकू लेकर बाहर निकलती है और एक आदमी को देखती है जो स्पेस सूट पहने हुए अंदर आता है। रिया उस पर हमला कर देती है लेकिन उसकी सूट की वजह से वह बच जाता है। फिर वो खुद को ब्रान बताता है, इनका ही एक और क्रू मेंबर जो ऑर्बिटर में था। ब्रान कहता है कि वह रिया की डिस्ट्रेस कॉल सुनकर नीचे आया है। रिया हैरान है क्योंकि उसे कुछ भी याद नहीं। ब्रान के अनुसार कॉल में कहा गया था कि क्लार्क को मानसिक असंतुलन यानी साइकोटिक ब्रेक आया है। ब्रान के साथ रिया केविन की बॉडी उसे दिखाती है और क्लार्क का कोई अता पता नहीं होता। दोनों ये मान लेते हैं कि शायद क्लार्क ही सबका खात्मा कर चुकी है। ब्रान एक मेडिकल बॉट लाता है जो रिया की स्कैनिंग करता है और उसकी चोटों का इलाज करता है। इस बीच ब्रान रिया को पूरी बात समझाता है कि वे लोग इस ग्रह पर क्यों आए। पृथ्वी अब रहने लायक नहीं रही थी क्योंकि पृथ्वी ओवरपॉपुलेटेड और रिसोर्सलेस हो गई थी। इसलिए इंसान अब नए ग्रह ढूंढ रहे हैं और ऐश उनका 7वां और आखिरी मिशन था। इस मिशन का नाम वेसल एफ था। रिया बार बार अपनी यादें खो चुकी है और खुद को समझने की कोशिश कर रही है। उसे बार बार अजीब आवाजें और विशन आने लगते हैं। एक रात वह देखती है कि कोई उसके कमरे के बाहर है और उसे एक डिस्टॉर्टेड चेहरा दिखता है, लेकिन वह इसे बस एक और हेलुसिनेशन मानकर अनदेखा कर देती है। अगले दिन वह केविन की बॉडी को बाहर ले जाकर डिस्पोज करती है। फिर वह ब्रान से कहती है कि शायद क्लार्क बाहर कहीं हो और उसे ढूंढना चाहिए, लेकिन ब्रान कहता है कि अब उनका ज्यादा समय नहीं है, ऑक्सीजन खत्म हो रही है और 12 घंटे बाद उनका ऑर्बिटर दोबारा इस ग्रह के साथ लाइन अप करेगा। अगर वे उस समय तक वापस नहीं गए तो हमेशा के लिए यही फंस जाएंगे। रिया को फिर एक और विशन आता है जिसमें वह खुद आदि पर हमला करती दिखती है। आदि का व्यवहार नॉर्मल नहीं था और अब शक की सुई रिया पर भी उठने लगती है। क्या वह वाकई सही है या फिर वह भी किसी साइकोटिक ब्रेक का शिकार हो चुकी है, या इस ग्रह पर कुछ ऐसा है जो इंसानों की मानसिक स्थिति को बिगाड़ रहा है, जिस वजह से शायद रिया ने आदि पर हमला किया था। लेकिन असली सवाल ये है, आदि ऐसा बिहेव कर क्यों रहा था। इस पॉइंट तक आते आते रिया अपने विशन और यादों से बहुत परेशान हो चुकी थी, इसलिए वो एक साथ 2 फर्स्ट एड पैचेस लगा लेती है जिससे उसे थोड़ी राहत मिलती है और वो शांत हो जाती है। तभी अगला सीन कट होता है और हम इस प्लेनेट पर एक जबरदस्त सैंडस्टॉर्म आता हुआ देखते हैं। ब्रान के अनुसार यहाँ के सैंडस्टॉर्म्स बेहद खतरनाक और इंटेंस होते हैं। उसी दौरान रिया ब्रान को बताती है कि अब उसे कुछ बातें याद आने लगी हैं। ये सुनकर ब्रान हैरान रह जाता है। रिया कहती है कि उसे केविन से जुड़ी कुछ यादें आ रही हैं, लेकिन उसे यकीन नहीं कि वो सब सच है या बस उसके हेलुसिनेशंस का हिस्सा। ब्रान ये कंफर्म करता है कि अगर केविन से जुड़ी यादें आ रही हैं तो वो सच ही होंगी क्योंकि रिया और केविन आपस में बहुत क्लोज थे। इसी दौरान सैंडस्टॉर्म की वजह से उनके ग्राउंड स्टेशन में एक जगह डेंट पड़ जाता है जिससे ऑक्सीजन लीक होने लगती है। ये इतना खतरनाक था कि हर एक मिनट में वे 10 घंटे की ब्रीदेबल ऑक्सीजन खो रहे थे। रिया फौरन उस डेंट को ढूंढकर रिपेयर करती है, लेकिन रिपेयर के दौरान उसे कुछ आवाजें सुनाई देती हैं और फिर डरावन विशन भी आने लगते हैं।
अब धीरे धीरे रिया की याददाश्त लौटने लगती है। वो ब्रायन को बताती है कि क्लार्क एक बार किसी पैथोजन के संपर्क में आई थी और उसी के बाद उसका बिहेवियर बदल गया था। शायद उसी इन्फेक्शन की वजह से उसे साइकोटिक ब्रेक आया। ब्रायन और रिया की बातचीत से साफ होता है कि रिया अब सब कुछ समझना चाहती थी अपने बाकी बचे क्रू मेंबर्स के बारे में, लेकिन ब्रायन इस सब में दिलचस्पी नहीं ले रहा था। उसका फोकस सिर्फ सर्वाइवल पर था। वो कहता है कि ऑक्सीजन पहले ही 30% खत्म हो चुकी है और अब कोई रिस्क नहीं ले सकते। रिया कुछ और सवाल करती है तो ब्रायन गुस्से में चिल्ला उठता है, कहता है कि अगर वो आज की रात सर्वाइव नहीं कर पाए तो सब खत्म हो जाएगा। इसके बाद हम रिया को केविन के कमरे में देखते हैं जहां उसे उनकी पुरानी बातें याद आने लगती हैं। फिर उसे एक और अजीब विजन आता है। इस बार वो खुद को किसी डिफरेंट प्लेनेट पर लेटी हुई पाती है जहां ऊपर एक ड्रोन होवर कर रहा होता है। वो केविन को भी उस जगह देखती है और उनके बीच में एक बड़ा सा मैकेनिकल पिट होता है। ये पिट नेचुरल नहीं बल्कि किसी मशीन या इंटेलिजेंट बीइंग द्वारा बना हुआ लगता है। केविन उससे कहता है कि उसे बहुत दर्द हो रहा है और इसके तुरंत बाद विजन कट होता है। अब हम रिया को देखते हैं जो ग्राउंड स्टेशन में उसी कैची से केविन को स्टैप कर रही होती है। रिया डर के मारे जाग जाती है और सीधा केविन के रूम में दौड़ती है। वहाँ उसे वही ड्रोन असल में मौजूद दिखता है। क्योंकि स्टेशन के सारे कंप्यूटर्स अब काम नहीं कर रहे थे, रिया ड्रोन के डेटा को चेक करने के लिए मेडिकल बॉट का इस्तेमाल करती है। वहाँ उसे बहुत सारे फुटेज मिलते हैं जिनमें एक वीडियो ऐसा होता है जहाँ चारों क्रू मेंबर्स स्पेस सूट पहनकर एक लोकेशन पर जाते हैं। ये वही लोकेशन थी जो रिया ने अपने विजन में देखा था, यानी वो मैकेनिकल पिट। जैसे ही वे उस पिट के पास पहुंचते हैं सबके चेहरे पर एक्साइटमेंट होता है क्योंकि ये पिट नेचुरल नहीं था, इसे किसी एलियन स्पीशीज ने बनाया था। ये टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस थी कि इसने एक इनहेबिटेबल प्लेनेट को हैबिटेबल बना दिया था। अगर इंसानों के हाथ ये टेक्नोलॉजी लग जाती तो वो किसी भी ग्रह को रहने लायक बना सकते थे। सभी लोग बहुत खुश थे, पर किसी ने ये नहीं सोचा कि अगर कोई एलियन स्पीशीज इतनी ताकतवर टेक बना सकती है तो वो इंसानों को खत्म भी कर सकती है। डेविस जो टीम में था वो पिट की गहराई चेक करने के लिए एक पत्थर फेंकता है और तभी पिट रिएक्ट करता है। लाइट्स जलने लगती है और वो पत्थर सीधा उड़कर वापस आता है और डेविस की फेस शील्ड तोड़ देता है, जिससे डेविस की मौत हो जाती है। सब घबरा जाते हैं। रिया के विजन में जो डिस्फिगर्ड फेस था वो डेविस का ही था। तभी उस पिट से एक इलेक्ट्रिक शॉक जैसा कुछ निकलता है और बाकी आसपास के पिट्स भी एक्टिव हो जाते हैं। सब कुछ एक डरावनी और एलियन टेक्नोलॉजी के जाल में उलझा नजर आता है। रिया ये सब देख रही होती है। तभी ब्रायन आता है और उससे पूछता है कि वो क्या कर रही है। रिया ब्रायन को कन्फ्रंट करती है, कहती है कि सब कुछ एक्सप्लेन करो, क्योंकि वो क्रू का कैप्टन था और उसी ने पिट की लोकेशन भेजी थी, यानी उसे पहले से सब पता था। ब्रायन कहता है कि स्टॉर्म के बाद उसका ग्राउंड स्टेशन से कनेक्शन टूट गया था, इसलिए उसके बाद क्या हुआ वो नहीं जानता, लेकिन उससे पहले का सब कुछ उसे पता था। यहाँ दोनों में बहस होती है और रिया खुलासा करती है कि केविन और आदि को उसने ही मारा था, लेकिन उसे याद नहीं कि क्यों। ब्रायन अब रिया पर शक करने लगता है और इसी दौरान हमें पता चलता है कि रिया जो फर्स्ट एड पैचेस यूज कर रही थी वो उसकी याददाश्त को दबाने के लिए थी। ब्रायन नहीं चाहता था कि रिया को सब कुछ याद आए ताकि वो मिशन पर फोकस रखे। ये पैच ऐसे डिजाइन किए गए थे कि आपकी पर्सनल मेमोरी सप्रेस हो जाए, लेकिन आपकी टेक्निकल स्किल्स वैसी की वैसी बनी रहे। ब्रायन कहता है कि उन्होंने बहुत कुछ सेक्रीफाइस किया है और अब उनके पास इस एलियन टेक्नोलॉजी का प्रूफ है जो पूरे मानव इतिहास को बदल सकता है, इसलिए अब भावनाओं में बहने का वक्त नहीं है। फिर ब्रायन रिया के रूम में आता है और उसे जबरदस्ती एक नया पैच लगा देता है, लेकिन जैसे ही वो वहां से जाता है रिया वो पैच हटा देती है। पैच हटाते ही रिया को असली सच्चाई याद आने लगती है। वो देखती है कि आदि लैब में उस पर हमला करने की कोशिश कर रहा था और उसका बर्ताव बिल्कुल ज़ॉम्बी जैसा था। डर के मारे रॉटी यानी आत्मरक्षा में उसे कैची से मार दिया था। अब उसे समझ आता है कि सिर्फ क्लार्क ही नहीं बल्कि बाकी क्रू मेंबर्स भी उस पैथोजन से संक्रमित थे। रिया ब्रायन को ढूंढने निकलती है, लेकिन उसे क्लार्क मिलती है जो अब भी स्पेस सूट पहने हुए थी। रिया ब्रायन को ढूंढती है, लेकिन उसे ब्रायन की लाश मिलती है जो बहुत शॉकिंग है। तभी क्लार्क रिया पर हमला कर देती है। दोनों में जबरदस्त फाइट होती है। रिया अपने बचाव में क्लार्क की स्पेस सूट में पानी भर देती है, जिससे क्लार्क दम घुटने से मर जाती है। रिया किसी तरह खुद को बचा लेती है। अब कहानी सबसे चौंकाने वाले मोड़ पर आती है। रिया क्लार्क की बॉडी को मेडबॉट से स्कैन करती है और रिपोर्ट देखती है जिसमें बताता है नो इन्फेक्शन फाउंड, यानी क्लार्क बिल्कुल ठीक थी। रिया क्लार्क को संक्रमित समझकर मार देती है। तभी ग्राउंड स्पेस स्टेशन का सिस्टम अनाउंस करता है कि उनका ऑर्बिटर लाइनअप हो चुका है। रिया स्पेस सूट पहनकर बाहर निकलती है और क्लार्क की बॉडी को बाहर फेंक देती है। फिर वो ऑर्बिटर से कनेक्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन उसे तरीका नहीं आता। सिग्नल फेल हो जाने पर वो परेशान होकर स्पेस सूट पर पैचेस लगाती है और ब्रायन की बॉडी को मेडबॉट से स्कैन करती है।
स्कैन से चौंकाने वाला खुलासा होता है कि ब्रान की मौत 51 घंटे पहले ही हो चुकी थी। यानी अब तक रिया के साथ जो था वह असली ब्रान नहीं था। तभी सिस्टम फिर से अलर्ट देता है, एबनॉर्मल एक्टिविटी डिटेक्टेड और अनयूजुअल लाइफ फॉर्म डिटेक्टेड। रिया रूम से बाहर जाती है और तभी वह शैडो जैसा कोई रूप ब्रान का आकार ले लेता है। रिया समझ जाती है कि यह ब्रान नहीं बल्कि वही परजीवी है जिसने उसकी पहचान लेकर क्लार्क को मरवाया। ये वही पैरासाइट था जो मूवी की शुरुआत में रिया ने शैडो के रूप में देखा था। वह रिया को पैरालाइज कर देता है और उसके सिर के घाव में अपनी उंगलियां डालता है। इसके बाद एक फ्लैशबैक दिखता है जिसमें पता चलता है कि स्पेस स्टेशन के मैकेनिकल हिस्से को एक इंटेलिजेंट एलियन फोर्स ने ब्रिज कर दिया था, जिससे पूरा सिस्टम ठप हो गया था। जब ऑर्बिटर को सिग्नल मिला था तो असली ब्रान एक स्पेसक्राफ्ट में नीचे आया था। वही रिया और उसका क्रू स्पेस स्टेशन में कंप्यूटर चेक कर रहे थे और तभी उन्हें एक पैरासाइट दिखता है जो पूरे स्टेशन को संक्रमित कर चुका था। रिया उसका सैंपल लेती है ताकि स्टडी कर सके। फिर ब्रान आता है और डेविस के बारे में पूछता है। कुछ देर बाद सभी लोग साथ बैठे होते हैं और प्लान बना रहे होते हैं कि यहाँ से कैसे निकलना है। रिया सबको समझाती है कि यही मौका है कि वे इस मिशन का समाधान निकाल सकते हैं ताकि नए प्लेनेट पर मानवता को बसाया जा सके। सभी उसकी बात मान लेते हैं। रिया पैरासाइट का सैंपल स्टडी करती है और उसे पता चलता है कि ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग तकनीक पर काम करता है। तभी आदि वहां आता है और पैरासाइट सैंपल बॉक्स से निकलकर आदि से चिपक जाता है। अब आदि उस पैरासाइट के कंट्रोल में एक ज़ोंबी जैसा व्यवहार करता है। इससे साबित होता है कि यह परजीवी इंसानों के दिमाग को कंट्रोल कर सकता है। थोड़ी देर बाद केविन आता है और आदि से लड़ाई करता है। केविन उसे कैंची से मारने की कोशिश करता है, लेकिन पैरासाइट आदि से निकलकर केविन में प्रवेश कर जाता है। अब केविन रिया पर हमला करता है। क्लार्क उसे बचाने की कोशिश करती है, लेकिन केविन क्लार्क पर भी हमला करता है। तभी ब्रान वहां पहुंचता है और केविन उसके पीछे पड़ जाता है और उसे मार देता है। रिया क्लार्क को स्पेस सूट पहनाकर स्टेशन के बाहर भेज देती है। अब स्टेशन में सिर्फ रिया और वह पैरासाइट बचते हैं। चोट की वजह से रिया चक्कर महसूस करने लगती है। तभी उसे केविन मिलता है जो सामान्य आवाज में माफी मांगता है, लेकिन रिया जानती है कि अब वह केविन नहीं रहा। वह केविन को चाकू घोंप देती है और पैरासाइट केविन से निकलकर रिया में प्रवेश कर जाता है। लेकिन बाकी लोगों की तरह ये पैरासाइट रिया को कंट्रोल नहीं कर पाता, बल्कि उसके दिमाग से जुड़कर उससे बात करने लगता है। वह बताता है कि यह प्लेनेट उनका है, जिसे उन्होंने वर्षों की मेहनत से रहने लायक बनाया है, इसलिए वे किसी और को इसे नहीं लेने देंगे। वह कहता है कि उसने रिया की यादें देखी हैं और उसे मिशन के लिए चुना है। फ्लैशबैक खत्म होता है। वर्तमान में रिया कहती है कि वह ये भूमिका नहीं निभाना चाहती। वह अपने सूट के पैचेस हटा देती है, जिससे उसका दिमाग फिर से सामान्य हो जाता है और फिर ब्रान की इमेज हटने लगती है। वह खुद को मैडबॉट से स्कैन करती है, जो पैरासाइट को डिटेक्ट करता है और हटाने का ऑप्शन देता है। रिया ये चुनती है। मैडबॉट उसके सिर में कट लगाकर पैरासाइट निकालता है। इसके साथ ही रिया की यादें वापस आने लगती हैं। रिया की रिकवरी चल ही रही होती है कि तभी बैकग्राउंड में ब्रान की बॉडी उठती है। अब एक विशाल पैरासाइट उसके शरीर को कंट्रोल करते हुए रिया पर हमला करता है। रिया पास रखे स्क्रू ड्राइवर से खुद को बचाते हुए उस पर हमला करती है, फिर स्पेस सूट पहनकर वहां से भाग जाती है। वह लैब में जाती है और ज्वलनशील केमिकल की मदद से पैरासाइट को जला देती है। अंतिम दृश्य में पूरा स्पेस स्टेशन जलता दिखाई देता है और रिया उस स्पेसक्राफ्ट तक पहुंचती है जिसमें ब्रान नीचे आया था। वह इसे सफलतापूर्वक शुरू करती है और प्लेनेट कोई 442 या एश से निकल जाती है। आउटर स्पेस में पहुंचकर उसे अपने साथियों की याद आती है और वो उनके साथ छोटी ही ताए पलों को याद करती है। यही मूवी खत्म होती है। पोस्ट क्रेडिट सीन में ऑर्बिटर स्पेस स्टेशन दिखाया जाता है, जिसे पैरासाइट्स पूरी तरह से जकड़ चुके हैं। यह इशारा करता है कि अब ये पैरासाइट्स पृथ्वी की ओर बढ़ रहे हैं। तो दोस्तों, ये थी ऐश मूवी की पूरी कहानी। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि ऐसे ही कंटेंट हम आपके लिए लाते रहेंगे।